मुझे याद है कि शायद यहीं इन्हीं बड़े पेड़ों के नीचे मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले मेरी यहाँ सभा हुई थी। उस समय राजीव जवान थे, ब्लॉक का अध्यक्ष थे हमारे, और यहाँ हमने सभा की थी। उस समय हम खूब मजबूती से 20 साल पहले शायद 99 का चुनाव लड़ रहे थे और मजबूती से लड़ रहे थे। पूरा शासन प्रशासन हम पे टूट पड़ा था। यहाँ उस समय काफ़ी दिनों से हमारे परिवार का कोई सांसद नहीं रहा था, तो संगठन भी कमज़ोर था और वो चुनाव हमने जनता के बल पे लड़ा। दिन रात काम किए जो भी संगठन में थे, लेकिन जनता का समर्थन था और जनता ने पूरी बहुमत से मेरी माताजी को जिताया। मेरी माताजी का क्या प्रयास रहा जब से आपकी सांसद बनी? उनका ये प्रयास था बहनों कि जो काम पिताजी ने शुरू किया वो उस काम को पूरा करें। जो सपने थे पिताजी के अमेठी के लिए कि किस तरह से यहाँ विकास लाना है, बड़े बड़े उद्योग जो उन्होंने शुरू किए, जो सड़कें बनवाई, जो तमाम काम किया, आवास बनवाए, पानी पहुँचाया, बिजली पहुँचाई गाँव में। हम शुरू में आते थे, सारी ज़मीन ऊसड़ होती थी, सारी सफ़ेद दिखती थी। मैं बचपन में जब आती थी मैंने कभी सफ़ेद ज़मीन ऐसी देखी नहीं थी। पिताजी से पूछती थी कि ये ज़मीन सफ़ेद कैसी है, तो बताते थे इसमें नमक बहुत है, ये ऊसड़ ज़मीन है, ये उपजाऊ ज़मीन नहीं है। आज मैं आती हूँ, हर जगह हरियाली दिखती है। ये अपने आप नहीं हुआ, ये मेरे पिताजी का काम था। पिताजी ने यहाँ पे पूरी योजना बनवाई, यहाँ की सारी जो ऊसड़ ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए। आज ढूंढने निकलो तो नहीं मिलेगी ऊसड़ ज़मीन। तो जो पिताजी ने इतने सारे काम इतनी श्रद्धा से किए थे, माताजी को भी लगा कि इनको पूरा करना है। उस समय जब पहले चुनाव का संचालन करने आए तो यहाँ कैप्टन सतीश शर्मा भी सांसद होते थे, आपको याद होगा। उन्होंने हमें कहा कि मैं आपको किशोरीलाल शर्मा दे रहा हूं, आप याद रखना मेरी बातें, ये वफादार रहेंगे उम्र भर और ये आपके लिए निष्ठा से काम करेंगे। तो क्या हुआ कि 99 से लेकर जब तक मेरे बड़े भाई राहुल भैया आपके सांसद रहे, जितने भी आपके कष्ट थे, पानी का नल चाहिए, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है, कहीं सड़क की मरम्मत करनी है, किसी को कोई और मुसीबत है, इलाज कराना है, वो सारे काम जब आपने दरख्वास्त हमको दिए, वो सारे दरख्वास्त हमने इनको पकड़ाए और इन्होंने फिर लोगों को भेजा, आपके घरों में भेजा। सारी जितनी भी कार्रवाई करनी पड़ती थी उस आपकी समस्या को हल करने के लिए, वो सारे काम किशोरीलाल शर्मा ने हमारे प्रतिनिधि होते हुए किए। तो वो आपके क्षेत्र का गांव-गांव जानते हैं। आपके क्षेत्र में जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, उनको चेहरे से पहचानते हैं, उनका पूरा इतिहास जानते हैं कि इनकी बेटी को हमने पढ़ाया, इनके लिए ऐसा करवाया, ये बीमार पड़ गए थे, ये सब बातें। और जनता को भी अच्छी तरह जानते हैं और मुख्य तौर पर ये जानते हैं कि यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं। आपके बीच घुल मिलकर 40 साल इन्होंने बिताए हैं। तो एक ऐसा सांसद अगर आपको मिल जाए जो आपके बीच एक साधारण व्यक्ति बनकर आपके बीच आए, आपकी समस्याओं को समझे, आपके हर कष्ट को दूर करने की कोशिश करे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने यहाँ पे मेरे परिवार के साथ एक रिश्ता बनाया। क्या था वो रिश्ता? प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता था। पिताजी नहीं रहे, फिर भी माताजी ने उस रिश्ते को निभाया। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगवाए, बहुत काम कराए, वो तो आप ही खुद जानते हैं। माताजी के बाद भाई आए, भाई ने भी बड़ी कोशिशें की। यहाँ पे फूड पार्क खोलने जा रहे थे, भाजपा ने बंद करा दिया है, लेकिन अगर वो फूड पार्क खुल जाता उस समय, तो आज किसान इस संकट में नहीं होता जो आज है।
और तमाम ऐसी एक फैक्ट्री खुलवानी थी, उन्होंने वो भी बंद कर दी थी भाजपा ने बाद में आके। तो जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की। क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पे जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आपको बहुत झूठ बताए गए, आपके घरों में आके दुरदुरिया कराया, आपको कहा वचन लो भगवान के नाम पे हमें वोट दोगे। हमने महिला परियोजना शुरू की थी, उस समय आग बहुत लगती थी गांव में, जब ये मौसम होता था गर्मी का, आपको याद होगा, ऐसी चिंगारी उठती थी और पूरी गांव जल जाती थी। तो जब हम आए थे एक बार, गांव जल गए थे सारे, तो एक गांव वाले जो एक पुरुष थे वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे एक पोटली में अपने जले हुए पैसे दिखाए, 500 रुपये मात्र। रो रहे थे, कह रहे थे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे किए, सब कुछ जल गया, जो अनाज रखा था वो भी जल गया, टूट गए थे। उसको देखकर हमने सोचा, मैं दिल्ली गई, दिल्ली में एक समारोह था, वहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण का समारोह था। तो मेरे मन में बात आई कि क्यों ना हम अमेठी की महिलाओं को भी ऐसे सशक्त करें। तो उस आधार पे हमने परियोजना शुरू की और परियोजना के माध्यम से बहुत महिलाओं का लाभ हुआ उस समय। अब ये आई आपकी नई सांसद, ये कहने लगी कि परियोजना हमने इसलिए शुरू की कि हम आपकी जमीन छीनना चाह रहे थे, बताइए। तो ऐसे ऐसे झूठ इन्होंने फैलाए मेरे परिवार के बारे में, जैसे कि हम यहाँ अमेठी लूटने आए थे, हम यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आए थे, आपके प्रति श्रद्धा थी। आप वो जनता हैं जिन्होंने हमारे पिता को प्रधानमंत्री बनाया, अब वो जनता है जिन्होंने सम्मान दिया हमारे पिताजी को, जिनके लिए दिन रात उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री थे, गांव गांव में जीप में घूमते थे, हम लोग पीछे बैठते थे, वो खुद चला के आते थे। आप इतने जागरूक थे कि अगर आ गए आपके गांव में प्रधानमंत्री है देश का, डर नहीं लगता था आपको। आप कह देते राजीव भैया ये सब अच्छा है, बिजली का खंबा लगाया, इसमें तार नहीं लगाया आपने, तार नहीं लगाओगे तो इस बार वोट नहीं देंगे, कहते थे। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है डांटते हुए महिलाओं को, कि महिला डांट रही है प्रधानमंत्री जी को, और मैं तो डरती थी थोड़ा अपने पिता से। मैं सोचती थी कि भाई मैं तो कभी नहीं डांट सकती थी उन्हें, मैं सोचती थी भाई ये गांव की महिला तो बड़ी कस के डांट रही है, इनकी सड़क नहीं बनी। पिताजी नाराज नहीं होते थे। मैंने एक बार पूछा, आपको तो ऐसे डांट रही है, आपको नाराज नहीं, आप नाराज नहीं हो रहे हैं? कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो इनकी जागरूकता है, इनका कर्तव्य है, मैं तो सेवक हूं, मैं यहाँ आके काम करता हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं किसी पे एहसान तो नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं ये इनके अधिकार हैं। अच्छा है हमें डांटते हैं ताकि हम भी जागरूक रहते हैं, हम भी जवाब दे रहते हैं। ये पिताजी के लफ्ज थे। आज देश में क्या राजनीति फैली है, आज जो राजनीति फैली है, सबसे पहला और सबसे बड़ा आक्रमण कर रही है आपकी जागरूकता पे। तमाम जो टीवी के चैनल है, मीडिया है, उसको बड़े खरबपतियों ने खरीद लिया है। आपको जो दिख रहा है सच्चाई नहीं है, ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। जैसे इन्होंने आपको बताया कि हम परियोजना हमने बनाई, आप परियोजना में थी ना, है ना, याद है मुझे, खुल के बोलती थी खूब, है ना। हाँ, तो इन्होंने फैला दिया जैसे ये झूठ कि हम जमीन लूटने आए थे। इसी तरह से रोज रोज आप पर आपकी जागरूकता पे ऐसे आक्रमण होता है। आपको बताया जाता है मोदी जी सबसे दुनिया के सबसे सक्षम नेता है, मोदी जी के काल में 10 सालों में वो सारे काम हो गए जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। कुछ विकास नहीं हुआ था, 70 सालों से देश वहीं का वहीं था जहां अंग्रेजों ने छोड़ा था। सारा विकास मोदी जी ने 10 सालों में किया है, ये सुनाया जाता है आपको। आपको बताया जाता है कि देश में ऐसी तरक्की आ रही है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है, एक सच्चाई जो आप जी रहे हैं। तो 10 सालों से इतनी बेरोजगारी हो गई है देश में, 45 सालों में इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं हुई। 70 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आप मुझे बताओ कौन परेशान नहीं है,
मेरी बहनें दुकान जाती हो, सारा सामान खरीद के आ जाती हो। मान लो 5 सोच के जाती हो कि मुझे 5 सामान खरीदने हैं, ये सच है कि नहीं कि 3 तो छोड़ के आ जाती हो, है कि नहीं? सोचती हो कि चलो बाद में ले लेंगे, अभी जो जरूरी है वही लेंगे। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। यही लोग, यही आपकी सांसद जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ, दिल्ली में सिलेंडर पे बैठ के मीडिया को बोली कि हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कैसे हो गया, 1200 का हो गया। चुप। कौन खरीद रहा है ये सिलेंडर 1200 का? ये तो नहीं खरीद रही, आपको खरीदना पड़ता है, नहीं तो गैस नहीं है। आपको सिलेंडर दिया इन्होंने एक पहले शुरू में कि देखो बड़ी योजना आई है मुफ्त में सिलेंडर, बाद में भरना ही मुश्किल हो गया, भरवा नहीं पाई आप। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला पर अत्याचार होता है, जिसने अत्याचार की उसकी रक्षा हो रही है। यहां उन्नाव में नहीं हुआ था, आपने सुना होगा, एक महिला थी, नौजवान थी, उसके साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने अत्याचारियों को बचाया। यही हुआ हाथरस में, वो लड़की, उसको जला दिया गया रात को, उसकी चिता जलाई, उसके माँ बाप ने देखा नहीं, पास नहीं जाने दिया, शासन प्रशासन पूरा उसके पक्ष में था जिसने अत्याचार किया था। जब मैं मिली उसकी माँ के से फूट फूट के रोने लगी, कहीं मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाई, लेकिन कम से कम एक बार, आखिरी बार मुझे देखने तो देते, उसे देखने भी नहीं दिया। यह है मोदी जी की सरकार, जिसमें आपकी ये सांसद है। महिलाओं की बातें करते हैं, किसानों की बातें करते हैं। किसान कितना परेशान है, आज हर सामान पर जीएसटी दे रहा है, हर सामान पर टैक्स है, खेती का हर सामान महंगा हो गया है, खेती से कमाई नहीं हो रही है। यहाँ आवारा पशु ऐसे घूम रहा है, आपको रात रात में खेती में जाना पड़ता है। आपने कभी सोचा था कि पूरे दिन इस गर्मी में आप खेती करोगे, पसीना बहाओगे, कमाई करने की कोशिश करोगे, और फिर रात को भी आपको बाहर जाकर मचान पे बैठना पड़ेगा पूरी रात, आवारा पशुओं से अपनी खेतों की पहरेदारी करने के लिए? कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? लेकिन ये दिन आ गया है और सालों से है, और इस समस्या को हल करने के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं, किया नहीं, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। आज खेती से कौन किसान कमा रहा है? किसकी आमदनी बन रही है? नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, इनके लिए कोई स्कीम योजना नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े हुए केंद्र में। सरकार की अगर नीयत सही होती है तो नीतियां भी सही होती हैं। पिताजी की नीयत सही थी, यहाँ आते थे, श्रद्धा से आपकी देखभाल करते थे, तो ऐसी ऐसी नीतियां बनी, बड़े उद्योग आए, बड़ी बड़ी सड़कें बनी। ये सारी सड़कें जो आज भी आपको लखनऊ से जोड़ती हैं, हाईवे जो जितनी भी है, कांग्रेस के काल में बनी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, ये आवारा पशु की समस्या थी। क्या किया? मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई गौशालाओं को मजबूत करने की। गौशालाओं को इतना मजबूत किया कि महिलाओं को रोजगार दे दिया, उसमें सारी सुविधाएं, पानी, चारा, छत, छप्पर, सब कुछ। आज आपने यहाँ की गौशालाएं देखी है, क्या स्थिति है? ये लोग कहते हैं कि धार्मिक हैं, गौ माता को पूजते हैं, और गौ माता धूप में बगैर चारे के, बगैर पानी की पड़ी है, कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव। मैंने देखा है, मैं गई थी गौशालाओं में 2 साल पहले देखने के लिए। वहां पे क्या किया हमने, छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी थी, गौशालाओं को मजबूत किया, उसमें बहनों को रोजगार दे दिया। गोबर खरीदने लगी सरकार कि हम आपसे गोबर खरीदेंगे। जब जनता ने सुना कि भाई गोबर खरीदी जाएगी, तो जानवरों को रखना शुरू किया, क्योंकि उससे आमदनी बन रही थी। और गौशालाओं में वैसे भी जानवर उन्होंने सारे रखे अच्छी तरह से। जो दूध मिल रहा था उसको गांव में पहुंचाया, उसमें से दही जो भी बनता है उसकी पैकेजिंग, मिठाई, खोया, उसकी पैकेजिंग कराई ताकि बिके। महिलाओं को ऐसे रोजगार भी मिल गया।
जो गोबर खरीद रही थी सरकार, उसमें से गोबर गैस बनवा के आपके गांव में पहुंचाया, समस्या हल हो गई। इस तरह से जूझ रही थी जनता, साल भर के अंदर समस्या हल हो गई, क्योंकि सरकार की नियत सही थी। ये नियत थी कि आपकी बड़ी समस्या है, उसको हल करना है। आज मोदी जी की नियत क्या है, आपकी सांसद की नियत क्या है, आप समझ लीजिए। यहां आई क्यों, अमेठी क्यों आई? कोई पुराना रिश्ता था, अमेठी की जनता से कोई प्रेम था, लगाव था? क्या ये सोच के आए कि भाई यहाँ अमेठी में बहुत पिछड़ापन है, उसको दूर करना है, या यहाँ की बहनें बहुत संकट में हैं, उन्हें मदद करनी है? नहीं, वो तो एक ही मकसद से आई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, चीखना चिल्लाना है, उनके बारे में झूठ फैलाने हैं, ताकि पूरा देश देखे और जोर से चीखो। पूरा देश, पूरी देश की मीडिया आके आपकी रोज रोज दिखाएंगे टीवी पे, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ना है, राहुल गांधी को हराना है। बस यही मकसद था और कोई मकसद ही नहीं था। आ गई, जीत गई चुनाव, और आप भुगत रहे हो। आपके लिए एक काम सुना दें, एक काम सुना दें जो किया है। एक बार मंच पे आकर ये कह दें, हमें गाली देने के बजाय यही कह दें कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमने ये पाठशालाएं खोली, हमने ये सड़कें बनाई, हमने ये सुविधा दी आपको स्वास्थ्य के लिए। एक बार बोल दें। मंच पे आती हैं, बस शुरू हो जाती हैं हमें गाली देना, हमारे परिवार को, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहना, ये कहना कि हम लूटने आए थे, चोरी करने आए थे। अब मोदी जी तो उनसे भी बढ़कर, मोदी जी चुनाव के समय आ रहे हैं आपके सामने, 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे बड़ा पद संभाला है देश में। क्या कहते हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी एक्सरा की मशीन लेके आपके गांव में आएगी और आपके गहने और आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी, और चुरा के किसी दूसरे समुदाय को दे देगी। एक सभा में तो मैं चौंक गई, मैंने यूं टीवी किया कि वैसे गलती तो नहीं होगी, ये प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं, किसी ने कोई वीडियो तो नहीं बता दिया गलत शलत। कह रहे हैं सभा में, बहनों और भाइयों ध्यान रखो, अगर 2 घर हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 घर ले लेगी, अगर 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी एक गाड़ी ले लेगी, और कह रहे हैं अगर 2 भैंस है तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस ले लेगी आपकी। यह है देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे सक्षम नेता। अरे देश के बड़े प्रधानमंत्री देखे हैं अमेठी और रायबरेली की जनता ने, बड़े प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी आती थी, अपने काम गिनवाती थी, रायबरेली आती थी, कहती थी मैंने ITI लगवाया है, मैंने ये काम किया है, रोजगार दिलवाया, आपके मकान बनाया, आपको पानी दिलवाया है। राजीव जी आते थे, कहते थे BHEL खुलवाया, HAL खुलवाया, हवाई अड्डा बनाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग बनाएंगे जिससे आपको रोजगार मिलेगा। वो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी ऐसी फिजूल की बातें नहीं की कि आपका धर्म संकट में है, सावधान हो जाओ, कोई राजनीतिक दल आकर आपकी भैंस चुराने वाला है। ये मजाक बन रहा है आपका। ये पूरी जितनी भी इनकी नीतियां हैं बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी खड़े, पुलिस वाले, इनसे पूछिए पुराना पेंशन मिलता है इनको? नहीं मिलता। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कहते हैं देश में पैसे नहीं है। किसान को जब कर्ज माफ करना होता है, कांग्रेस करती है, वो कहते हैं कि देश में पैसे नहीं है। ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। और जब बड़े खरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ करना है तो देश में अचानक पैसे मिल गए आपको, तो अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं हुआ। जिसके पास पहले से हजारों करोड़ों लाखों रुपए हैं, उसके कर्ज माफ कर रहे हो किसके पैसों से? मोदी जी जेब से निकाल के दे रहे हैं, देश और जनता के पैसों से। इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, निजी होते थे। क्यों किया? ताकि देश के गरीब जनता जो है सरकारी बैंकों में पैसे रख पाए और वो बैंक
सरकारी थे, मतलब सरकार के पैसे हो जाते हैं, जनता के पैसे, आपके पैसे। आज वही सरकारी बैंक अडानी जी, अंबानी जी के बड़े बड़े कर्ज माफ कर रहे हैं, और एक किसान उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए नहीं लौटा पा रहा, कर्ज के लिए आत्महत्या कर रहा है। बेटी की शादी करनी है, कर्ज ले रहा है। बच्चे को पढ़ाना है, कर्ज उठा रहा है। ये खेत चरे जा रहे हैं, आवारा पशु, कुछ उपज नहीं आ रही है, कमा नहीं पा रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, रो रहा है। आज देश का किसान गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है, और इस सरकार की एक ऐसी नीति नहीं है जो आपकी सहायता के लिए है। आप अपने बेटों को बड़ा करके सरहद पे भेजते हो। जवान क्या होते हैं? सब किसान के बेटे हैं। सरकार क्या करती है? अग्निवीर स्कीम लाती है। अग्निवीर में क्या है ये स्कीम? 4-5 साल नौकरी करो सेना में, घर आ जाओ फिर से बेरोजगार। अगर शहीद हो जाओ और अग्निवीर हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, अफसर को मिलेगा, क्योंकि वो बड़े परिवार से आता है, उसकी अलग पढ़ाई लिखाई होती है। लेकिन गरीब का बेटा है, शहीद हो रहा है, उसको नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा। जो अफसर है उसके परिवार को आप सब कुछ देंगे, शहीद का जो पेंशन होता है, अग्निवीर को नहीं देंगे। आज बच्चे मुझे मिलते हैं जो दौड़ लगा रहे थे, 4-5 बजे सुबह परिश्रम कर रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए, इम्तिहान भी पास कर दिया, रो के मुझे कहते हैं दीदी नहीं जाना, नहीं जाना। हमारे पिताजी कह रहे कि तुमने कर लिया, जो भी परिश्रम करना था हो गया, तुम्हारा नाम उसमें आ गया है सूची में, मत जाओ। 4 साल के लिए चले जाओगे, कुछ हो जाएगा तो भी हमें कुछ नहीं, हमें राहत नहीं मिलेगी, सहायता नहीं मिलेगी, और फिर वापस आके क्या करोगे? फिर से नौकरी ढूंढोगे। रो रही है जनता। और मोदी जी दिख रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे, गाजा बाजा ताम झाम, साफ सुथरे कुर्ते, एक यहाँ इधर कुछ नहीं, सारे साफ सुथरे ऐसे चमक रहे हैं। बहनों पता नहीं क्या लगाते होंगे चमकने के लिए, हमें भी बता दे, हम भी चमके। वहां मेरे पिताजी आते थे प्रचार के बाद, मुझे रोना आता था, मैं सच बोल रही हूँ, रोना आता था। यहां से यहां तक यूं ऐसे लोग पकड़ते थे उन्हें, निशान होते थे, घाव होते थे, थके हुए लगते थे, कुर्ता भी मैल से भरा हुआ। आपने देखा है, आप, मैं जानती हूं आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा है। खुद घूमते थे, रात को गाड़ी में सोते थे, घर आते थे, नहा धो के निकल जाते थे 2 घंटे में। और आज आपके प्रधानमंत्री, वाह वाह वाह, अरे कभी मंच से उतरकर जनता से नमस्ते तो कर ले, कभी एक बार खेत में आकर पूछ तो ले कि कैसे चल रहा है यहाँ पे काम, कैसे कमाई हो रही है। एक बार घर के अंदर आए, देखें बहनें चूल्हा कैसे जला रही हैं, खाना बन कैसे रहा है। 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, भूखे सोते हो, बहनें भूखे सोती हैं। परिवार में सबको खिला के ये कहती कि चलो कोई बात नहीं हम छोड़ देंगे। कभी पूछा भी है इन्होंने? तमाम फिजूल की बातें करेंगे, आपके सामने एक काम की बात नहीं कर रहे हैं। और आपकी सांसद इनसे कोई कम नहीं है। आप सब समझ गए, मैं जानती हूं, सब थक गए हैं इन लोगों की राजनीति से। और यहां अमेठी में तो आपने असली राजनीति देखी है, असली चीज जिसकी नींव स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने डाली थी, वो देखी है आपने। सच्चाई से नेता आता था, कितना भी बड़ा नेता हो, आपके सामने हाथ जोड़कर आपके लिए काम करता था। और उसी राजनीति के प्रतीक ये हैं किशोरीलाल शर्मा जी। अब कांग्रेस क्या करना चाहती है ये भी मैं बता दूं। हमारी अगर सरकार आएगी तो हमारी सबसे बड़ी नीति ये है कि जो पैसे आपसे लेकर मोदी जी की सरकार ने खरबपतियों को दिए हैं वो वापस आपके जेब में आए। आज देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सारी बड़ी सड़कों के ठेके सब इन दोनों के पास है।
अडानी जी, अंबानी जी बड़े बड़े खरबपति मित्र हैं प्रधानमंत्री के। सारी जो देश की संपत्ति है वहीं जा रही है। एक जमाने में सरकारी नौकरी मिलती थी, सुरक्षित रहते थे आप सब। एक बुजुर्ग बताएंगे आपको कि सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए थी ताकि बाद में भी सुरक्षा मिले, पेंशन मिले। क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां सारी आस्ते 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 अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे रहे हैं। तो हमारी योजना ये है, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, सरकार आते ही वो 30 लाख पद भरे जाएंगे। नौजवान यहां खड़े हैं, आपके लिए अगर आप स्नातक पास होंगे, आपके लिए एक योजना लाएंगे कि आपकी पहली नौकरी पक्की, आपका अधिकार होगा। आप जानती हैं कि ये जो भोजन का अधिकार है ये सोनिया जी लाई। आपको 5 किलो राशन मिलता है ना, मोदी जी तो पूरे देश भर में कहते हैं जैसे सबसे बड़ा एहसान कर लिया आप पे। एहसान नहीं है बहने, आपका अधिकार है। मोदी जी की सरकार मजबूर थी कि आपको राशन दे, वो उन्होंने फोटो चिपका दी उस पे अपनी, लेकिन वो योजना कांग्रेस पार्टी लाई। कांग्रेस पार्टी ने कानूनी अधिकार बनाया कि इस देश के गरीब को अधिकार है भोजन का, इसीलिए जो भी सरकार हमारे बाद आई उसको ये देना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि एक और अधिकार बने, पहली पक्की नौकरी का अधिकार, कि जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में है में अप्रेंटिसशिप मिले आपको। अप्रेंटिसशिप मतलब आपको सिखाया जाए, आपका हुनर बढ़ाया जाए उन कंपनियों में आपको लगाकर, और इससे आपको सालाना न्यूनतम 1 लाख रुपए मिलेंगे। समझ रहे हैं कि जो नौजवान है वो पढ़ता लिखता है, आजकल नौकरी नहीं मिलती, माता पिता मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, कर्ज ले लेते हैं, क्या क्या नहीं करते कि बच्चा शिक्षित हो जाए, लेकिन बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। अब हम कह रहे हैं कि ये नौकरी जो पहली नौकरी है पढ़े लिखे गरीब व्यक्ति का की, वो उसका अधिकार बन जाएगा कानूनी, सरकार को देनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं हम। इसके अलावा आपके लिए 5,000 करोड़ का फंड बनेगा कि जो नौजवान अपनी कंपनी शुरू करना चाहे या छोटा कारोबार, उसके लिए पैसों की सुविधा होगी। ठीक है। महिलाओं के लिए, आपके जो गरीब परिवार हैं, जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए डाले जाएंगे। हर महीने डाले जाएंगे। इसका मतलब है कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। राहुल भैया कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश में 22 लोगों को खरबपति बना सकता है तो हमारी सरकार आएगी तो हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। महिलाओं को 1 लाख सालाना, नौजवानों को 1 लाख सालाना, किसान भाइयों आपके कर्ज माफ किए जाएंगे, उसके लिए स्थायी आयोग बनेगा। आज आप हर खेती के सामान पे जीएसटी दे रहे हैं, वो जीएसटी हटा देंगे हम खेती के सामानों से, आपके लिए सस्ता हो जाएगा खेती का सामान। जब आपको आज भुगतान नहीं मिलता, आपका नुकसान होता है तो आपको भुगतान समय पे नहीं मिलता, और मिलता है तो कम मिलता है। हम कह रहे हैं कि पूरा भुगतान मिलेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जो पेपर लीक हो रहे नौजवानों के, उसके खिलाफ हम एक सख्त कानून लाएंगे कि किसी ने पेपर लीक किया तो उस पर सख्त दंड होगी, सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए जो आंगनवाड़ी आशा बहुएं हैं और जो मिड डे मील में महिलाएं काम करती हैं, आपका जो मानदेय है वो बढ़ाया नहीं गया है, हम उस मानदेय को दुगना करेंगे। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में लागू किया। इसका मतलब है कि जो इलाज है 25 लाख रुपए तक मुफ्त मिलेगा। मतलब कि मैंने ऐसे में लोगों से मिली हूं राजस्थान में जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया, 1 पैसा नहीं दिया,
बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ट्यूमर निकाले, एक पैसा नहीं दिया। ये क्या काम है? ये आपकी जो संपत्ति है उसको सही जगह डालने की का काम है। ये कांग्रेस पार्टी आज भी कर रही है, हर प्रदेश में कर रही है। जहां जहां हमारी सरकार है वहां महिलाओं के खाते में आज पैसे आ रहे हैं। महिलाएं बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं, तीर्थ यात्रा जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया। मैंने आपको पहले बताया कि आवारा पशु की समस्या कैसे हल की। नौजवान बेरोजगार है देश में, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। इसका प्रमाण जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपको दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ एक संविदा कर्मी है प्रमोद तिवारी जी, उनको नौकरी से निकलवाया गया। उनके पिताजी बीमार हैं, घर पे हालत खराब है। आपकी सांसद के पास जाते हैं, कोई मदद नहीं होती। सही बात है, सुना है आपने इसके बारे में। ये आप कभी सोच सकते थे मेरे पिता के पूरे कार्यकाल में, मेरी माताजी की पूरे कार्यकाल में, मेरे भाई के कार्यकाल में, कि ऐसा कुछ हो किसी के साथ? कोई संकट में है, पिता बीमार है, नौकरी से निकलवा दिया गया, वो सांसद से मदद मांगने के लिए जाते हैं और उसको भगा दिया जाता है। आप ये सोच सकते हैं? कभी नहीं हुआ होगा। जो जो आता था दरख्वास्त लेके, समस्या लेके, सबकी सुनवाई होती थी। सुबह कतार होती थी जहां हम रहते थे, क्योंकि एक हमारी जो नियत है, हमारी जो नीतियां हैं वो एकदम अलग है, विचारधारा ही अलग है। हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को हम यही शपथ देते हैं कि हम सेवा करेंगे, निष्ठा से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे और सच्चाई से करेंगे। राहुल जी आपके सांसद रहे, देश में अकेले लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है, 4 महीनों के लिए चलते रहे। उसके बाद एक और यात्रा की 4000 किलोमीटर की। 8000 किलोमीटर कुल चले हैं इस देश में, सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। आपने हराया भैया को पिछले चुनाव में। अब ठीक है, बेईमानी से या जो भी है हार गए, चुनाव हार गए। लेकिन उसके जब 2 साल बाद कोरोना आया तो पता है पहली चीज क्या की? मुझे फोन किया, प्रियंका पता करो अमेठी के कितने लोग कहां कहां फंसे हैं लॉकडाउन में, उनको घर लाओ। हम लोग ये कहां है? संदीप सिंह दिख नहीं रहा है। संदीप सिंह, मैं, किशोरी भाई साहब 16-16 घंटे फोन पे रहते थे। गुजरात से फोन आता था, दीदी हम फंस गए हैं, हम मर जाएंगे, हमारे पास खाने को नहीं है। बिहार से, हैदराबाद से, मुंबई से, अमेठी के नौजवान जो पलायन करके गए थे नौकरी करने के लिए, फंसे हुए थे। मोदी जी ने कहा 1 दिन में सब कुछ बंद, लॉकडाउन। कुछ नहीं सोचा कि लाखों लोग पलायन करके आते हैं, घर कैसे पहुंचेंगे। लोग पैदल चलने लगे। हम उनको ढूंढ ढूंढ कर, जहां जहां से हमने हेल्पलाइन खोली, जहां जहां से फोन आए, वहां हमने इंतजाम किया कि उनको राशन मिले, तेल मिले, वो उनका गुजारा हो जाए और फिर उनके लिए वापस आने का साधन मिले। और ये राहुल जी ने तब किया जब आपके सांसद नहीं रहे, जब आपने चुनाव हराया, क्योंकि उनका रिश्ता आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, प्रेम का रिश्ता था। सचमुच आपकी भलाई चाहते थे, आपको आगे बढ़ाना चाहते थे। पिताजी के जो सपने थे अमेठी के लिए, उनको साकार करना चाहते थे। आज मौका है। किशोरीलाल शर्मा जी परिवार के सदस्य समान हैं, समझते हैं हमारी राजनीति सभ्यता क्या है, राजनीतिक सभ्यता। समझते हैं कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। आपके लिए निष्ठा से काम करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। आपके बीच, आपकी तरह आपके साथ समझ के आपकी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके साथ काम करेंगे। ये मेरा आश्वासन है
और मेरी उम्मीद है कि आप किशोरी जी को भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। इस पूरे देश में संदेश भेजिए कि हमें ऐसे नाटक नौटंकी वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमें झूठों की राजनीति नहीं चाहिए, हमें चीखते चिल्लाते हुए नेता नहीं चाहिए जो आकर मंच पे हमें अपनी मुसीबतें गिना दे। हमें एक नेता चाहिए जिसके पास हम जा पाएं, जहां हमारी सुनवाई हो, जहां हमारी मुसीबतों का हल हो। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद काफ़ी लंबी बात मैंने बोल दी, आशा है आप ध्यान में रखेंगे। और 20 तारीख को कहाँ है शाबा जी, किधर है? वो रे सबसे ज्यादा डांटने वाले कार्यकर्ता इस पूरे संसदीय क्षेत्र में ये रहे। आज नहीं डांट रहे, खूब डांट खाते थे हम इनसे, आप ही के लिए। जब जब आती थी ये काम दिया था, वो वाला नहीं किया, ये वाला नहीं किया। क्यों? इसलिए आज तक नाम याद है, चेहरा पहचानती हूँ शाहबाजीत का है। तो देखिए आप जिंदाबाद जिंदाबाद, आप सब परिवार के सदस्य हैं, आप सब परिवार के सदस्य हैं। परिवार की तरह ही काम करिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें जिताएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और इस देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।